कि आप कोई भी व्यवसाय करने के लिए चलते हैं तो आपका जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो उसके लिए कुक्कुट पालन एक अच्छा एक ऑप्शन है आपके सामने कि कुक्कुट पालन व्यवसाय को करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं है। आइए देखते हैं कि कुक्कुट पालन व्यवसाय है क्या और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पूंजी लगती है, इस सब हम विस्तार में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री बता दें आपको, भारत में जो कुक्कुट पालन उद्योग है वो बहुत पुराना है। 3200 साल ईसा पूर्व यहाँ पर कुक्कुट पालन शुरू हुआ था और जो आज का जो पूरा विश्व में जो कुक्कुट पालन उद्योग है उसका जो भारतीय रेड जंगल फाउल और सिल्वर जंगल फाउल है, ये उसके जनक है, उनके जनक माने जाते हैं। तो विश्व को अगर कुक्कुट पालन किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। ये शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका क्या महत्व है, हमारे इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है विश्व के कुक्कुट पालन उद्योग में भारत का। तो कुक्कुट का विकास हुआ भारत में, उसमें क्रिश्चियन मशीनरी, सर वीडियो नहीं चल रहा है मेरा, क्रिश्चियन मशीनरी और अंग्रेजों का। सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, दोबारा लॉग कर लिया। सर आप वीडियो स्टार्ट वीडियो क्लिक करो फिर वीडियो चल जाएगा। यहाँ पर वीडियो दिखा रहा है, यहाँ पर है, आप अपने हिसाब से करो किसी सर। अरे भाई तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है, हमको तो दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है। कैमरा पीछे का चला गया होगा, गलत किया होगा इसमें। वो राइट स्वैप करो या लेफ्ट स्वैप करो, आ जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरी थे और अंग्रेज थे यहाँ पर जो हमारे देश में है, उनका अच्छा खासा योगदान रहा और उन्होंने ही कुक्कुट विकास में काफी एक अहम भूमिका निभाई है। 1912 जब हमारा देश आजाद होने से पहले ही सबसे पहला कुक्कुट फार्म एटा यानी कि उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया था। तो भारत में अगर कहीं कुक्कुट पालन व्यवसाय की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश से हुई है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि भारतीय कुक्कुट उद्योग की जड़ें उत्तर प्रदेश में ही निहित हैं। 1987 में लॉर्ड लिनेट को इन्होंने कुक्कुट कार्यक्रम की समीक्षा की और या जहां ये हम बैठे हुए हैं इस टाइम IVRI में, यहाँ IVRI में ही 1939 में पहला कुक्कुट फार्म यहाँ पर स्थापित किया गया। उसके बाद 2 फार्म और स्थापित किए गए, एक लखनऊ चिकनजरिया में और एक आजमगढ़ में। जैसे कि थोड़ा सा अंग्रेजी में बन गई है स्लाइड, इसको हम बोलेंगे हम हिंदी में ही। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुक्कुट उद्योग भारत में बहुत पुराना है और बहुत समय से कुक्कुट पालन किया जा रहा है। तो ये जो कुक्कुट पालन पहले जो किया जाता था वो घर के पिछवाड़े कुछ मुर्गियां पाल के किया जाता था, वो धीरे धीरे विकसित होता गया। फिर वो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में आया जिसमें कि कुछ ज्यादा मुर्गियां पाली जाती हैं और उनको चुगने के लिए छोड़ा जाता है और रात के समय फिल्टर दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग शुरू हुई, इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें बिल्कुल फैक्ट्री का आकार लेने लगा कुक्कुट उद्योग। और उसके बाद इंडस्ट्रियल और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम बन गए जिसमें इंटीग्रेशन बीच में आ गया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई और एक ही छत के नीचे सारे जो कुक्कुट से पालन से जुड़े हुए जो भी कुछ आयाम हैं वो सभी एक ही छत के नीचे पूरे होने लगे। इस तरीके से ये हमारा कुक्कुट उद्योग घर के पिछवाड़े से निकलकर और एक बहुत ही बृहद स्तर पर कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम के रूप में स्थापित हो गया। और इसमें खूबी यह है कि ये चारों जो लेवल हैं, चारों जो स्केल हैं कुक्कुट पालन के, वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हमारे देश में अभी बैकयार्ड में भी कुक्कुट पालन होता है और इंटीग्रेटेड सिस्टम और हाईली कमर्शियल सिस्टम वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये सभी सारे सिस्टम एक साथ हैं, आज भी मौजूद हैं। तो ये हमारे इस कुक्कुट उद्योग की एक खूबी है और इसको बहुत छोटे स्तर से लेकर बहुत ही बृहद स्तर तक इसको किया जा सकता है। अगर हम कुक्कुट पालन की ग्रोथ देखें कि हमारे कंट्री में किस तरीके से ये ग्रो किया है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1951 में प्रति व्यक्ति अंडे की जो उपलब्धता थी वो कुल 5 अंडे थी और आज ये करीब 80 अंडे पर पहुंच चुकी है। तो हम करीब 16 गुना 1951 से लेकर और अब तक बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम मांस की बात करें, कुक्कुट मांस की बात करें, तो वो भी अभी 3.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता हो गई है और ये भी इसमें ग्रोथ जो रही है 6 से 7% की
अंडा उत्पादन व ब्रायलर मांस उत्पादन में ये कितनी तेजी से ये आगे बढ़ता जा रहा है। आगे भी इसमें बहुत तेजी से विकास होने की आशा है। 9% का इसमें प्रोजेक्शन किया गया है कि 9% की विकास दर इसमें अभी भी रहेगी। तो जो लोग कुक्कुट व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक संतोष का विषय है कि कुक्कुट पालन में अभी भी काफी गुंजाइश है और काफी इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। कुक्कुट पालन में इसको हम क्यों करना चाहिए, इसका क्या हमें फायदा क्यों है, मतलब कुक्कुट पालन व्यवसाय हमें किस तरीके का ऑप्शन देता है, हम क्यों करें कुक्कुट पालन? तो इसका आंसर यह है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बहुत बड़ी है। पहले तो हम लोग 132 करोड़ लोग हैं और ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी 1.1% वार्षिक दर से ये बढ़ रही है और 7% लोग हमारे यहाँ यंग हैं, 40 वर्ष से कम आयु के हैं और इनकी जनसंख्या 2050 तक 1.6 बिलियन यानी कि 160 करोड़ होने की हमारी पॉपुलेशन आशा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अवश्य हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए ये हमें अंडा व मांस जो कि हमें कुक्कुट आसानी से प्राप्त होता है कुक्कुट व्यवसाय से, वो एक बहुत ही बढ़िया स्रोत रहेगा और ये इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। जो भारतीय जो जनसंख्या है वो भी नॉन वेजिटेरियन होती जा रही है। लगभग 80% हम लोग पहले ही नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग इसको खाएंगे नहीं या इसमें कुछ इस तरह का अभाव रहेगा कि इसमें डिमांड ना बढ़े। तो जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इसलिए इसका डिमांड लाजमी है, बढ़ेगी भी। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है उसमें और जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं उनमें भी काफी बड़ा गैप है। 180 अंडे प्रति व्यक्ति वार्षिक बताए गए हैं, तो इतना कंजम्पशन होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ लगभग 80 अंडे ही हैं, तो अभी 100 अंडों की गुंजाइश तो ऐसे ही है। और जहां 11.2 किलो मीट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रिकमेंड किया गया है, उसके अगेंस्ट हम लोग कुल 3.1 किलोग्राम मीट खा पा रहे हैं, इतनी उपलब्धता है। तो यहाँ भी काफी गुंजाइश है बढ़ाने की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे बढ़ी है कि अगर हमारी इनकम अगर 100 रुपए बढ़ती है तो उसमें से हम कितना पोर्शन मीट या अंडा उत्पादों पर, कुक्कुट उत्पादों पर खर्च करते हैं। तो ये 1 से अधिक है, यानी कि अगर हमारी 1% की वृद्धि अगर होती है इनकम में, तो 1% से ज्यादा हम इसके इन उत्पादों पर खर्च करते हैं। तो हाई इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, इसका मतलब इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ेगी और 21-22 तक ये 10% तक होने की आशा है। हमारे यहाँ बहुत तेजी से फास्ट फूड कल्चर बढ़ रही है। लोग घर में खाना बनाने के लिए राजी नहीं है, घर के बाहर खाना खाते हैं और चलते फिरते खाना खाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और ये सब के चलते ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हो रही है, नए नए मॉल्स खुलते जा रहे हैं। ब्रांड एंड पैकेजिंग का जमाना आ गया है, हर चीज खूबसूरत पैकेजिंग में होनी चाहिए और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लोगों को आकर्षित कर रही है। इसी तरीके से आईटी और टेलीकम्युनिकेशन ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। हर व्यक्ति के हाथ में आज एक मोबाइल है और मोबाइल पर दुनिया भर का आपका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और डिफरेंट जो हमारे ये टेलीकम्युनिकेशन का सहारा लेके ब्रांड बिल्डिंग बहुत आसान हो गई है और लोगों को जागरूक करना और उनको जानकारी देना बहुत आसान हो गया। फिर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो इसकी वजह से हम अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उनको निर्यात कर सकते हैं। और जो बर्ड फ्लू का एक डर आ रहा है धीरे धीरे, उसकी वजह से हमको कुछ फायदा भी मिला है। हमारे यहाँ जैसे आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो कुछ उसकी वजह से नुकसान है, लोग डिमांड कुछ कम हो जाती है और उसकी वजह से दामों में भी अस्थिरता रहती है। मगर इसी बर्ड फ्लू की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ हमारे कंट्री तक ही सीमित नहीं है, ये आसपास के और कंट्रीज में भी आया है, तो उसका फायदा हमको ये मिला है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स थे उसमें डिस्टॉर्शन हो गया है, वो ट्रेड रूट बदल गए हैं और भारत को भी, हमारे देश को भी एक मौका मिला है अपना उत्पादों को एक्सपोर्ट करने।
तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और पिछले वर्ष हमने 735 करोड़ रुपए का कुक्कुट उत्पाद एक्सपोर्ट किए हैं। मगर अभी इनका जो ग्लोबल जो हमारा ट्रेड है उसमें 1% से कम अभी हमारा शेयर है, तो इसको बढ़ाने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है और हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुक्कुट उद्योग क्यों करें, इसके पीछे कुछ और भी कारण है। ये तो मैंने आपको बताया कि हमारा डिमांड और सप्लाई में किस तरीके का गैप्स हैं और किस तरीके की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और हम क्या क्या कर सकते हैं। पोल्ट्री बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से इसको करना आसान है। एक तो यह है कि इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं। कुक्कुट पक्षी को चिकन हो गया, आप सभी जानते हैं। उसके अलावा बत्तख, बटेर, टर्की, गिनी फाउल और देसी फाउल देसी मुर्गे, ये सब भी कई तरीके के पक्षी उपलब्ध हैं और जिसका आप उत्पादन करके लाभ ले सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से लेके और आपकी आय होने के बीच का जो समय है वो बहुत कम है। आपके ब्रॉयलर के केस में अगर देखा जाए तो 40-42 दिन का समय है, 35 से 40 दिन का। और अगर बटेर में देखा जाए तो ये मुश्किल से 5 हफ्ते का, यानी कि 1.25 महीने का एक इसमें लगता है। कुल 1.25 महीने में आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आपको आय अर्जन शुरू हो जाता है। तो 5 सप्ताह में इसका आय अर्जन शुरू हो जाता है और इतना कम गेस्टेशन पीरियड किसी भी अन्य स्पीशीज में नहीं है। अच्छा, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, अगर आप इसमें देखें कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। 2 लाख रुपए में भी आप अपना एक कुक्कुट पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो उसमें आपको काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक भैंस ही 70-80 हजार की आती है। तो यहाँ पर कुल 2 लाख रुपए में आपका ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट करके आपका ये व्यवसाय शुरू किया सकता है। हाई एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू क्वालिटी फूड, जो हमारा पोल्ट्री फीड होता है वो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं कि जो मानव जाति के खाने के योग्य नहीं होती। वो चीजें उसमें मिला के हम इनको पक्षियों को खिलाते हैं और पक्षियों से फिर अंडा और मीट ले लेते हैं, जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है। और ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये किसी भी लेवल पर किया जा सकता है, घर के पिछवाड़े से लेके और बहुत हाईली इंटीग्रेटेड कमर्शियल सिस्टम किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा पूंजी हो तभी आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। आपके पास कम पूंजी है तो भी ये व्यवसाय आप आसानी से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और जो इसके अवयव हैं, जो कारक हैं प्रोडक्शन के, जो आपको चाहिए होता है कुक्कुट पालन करने के लिए, आपको चिक्स चाहिए, फीड चाहिए, लेबर चाहिए, दवाएं चाहिए, ये सब आसानी से उपलब्ध है और कोई इसमें बहुत कोई खास उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती कुक्कुट उत्पादन में। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं और इसकी जो सामाजिक एक्सेप्टेंस है, जो समाज में इसकी जो लोग इसको खाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग खाते हों, कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग खाते हों। ये इन जनरल सभी लोग खाते हैं। जैसे सुअर के साथ या और बाकी कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं उनके साथ है कि कुछ समुदाय हमारे जो वो लोग नहीं खाते हैं, और उनकी एक्सेप्टेंस पूरी नहीं है। मगर चिकन के साथ और कुक्कुट के साथ ऐसा कुछ रिलीजियस टैबू अटैच नहीं है और हर तबके का और हर रिलीजन का आदमी इसको आसानी से खा सकता है। नुकसान इसमें यह कि बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मतलब खराब जल्दी हो जाता है, आप बहुत समय तक इसको स्टोर नहीं कर सकते। प्रोडक्शन और मार्केटिंग में रिस्क इन्वॉल्व है। वो रिस्क किसी भी व्यवसाय में करिए या प्रोडक्शन और मार्केटिंग का रिस्क हर जगह होता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आप ज्यादा समय स्टोर नहीं कर सकते और इसमें इसी वजह से जो दाम में इसके उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि कच्चा काम है। तो इसमें इस वजह से ये थोड़े से जो रिस्क है ये थोड़ा ज्यादा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बगैर ट्रेनिंग के, बगैर आप अच्छी इस पे प्रशिक्षण प्राप्त किए कुक्कुट पालन व्यवसाय का कार्य शुरू ना करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतने ये अलग अलग तरीके के पक्षी हैं। ये आप देखिए, मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो माउस का, तो ये लेयर है, ये बत्तखें हैं, ये देसी फाउल है, ये ब्रॉयलर है, कलर्ड ब्रॉयलर है, ये बटेर है, गिनी फाउल है और टर्की है। तो इसका सबका जर्मप्लाज्म इस केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध है और वो आप हमारी जो CARI की वेबसाइट है वहां से इनके सबके रेट्स, अलग अलग इनकी जो
उम्र होती है, कितने दिन के हैं, उसके हिसाब से इनका अलग अलग रेट है और वो आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, पोल्ट्री और ये जो इसके जो और अवयव है पोल्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको क्या क्या आपको व्यवसाय करने का एक ऑप्शन देते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग तो बेसिक चीज है कि आप कुक्कुट उत्पादन सीधे सीधे करना शुरू कीजिए। कोई भी एक स्पीशीज पकड़ लीजिए, कोई भी पक्षी लीजिए और उसका ट्रेनिंग करने के बाद आप उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रीडिंग फार्म खोल सकते हैं आप, हैचरी लगा सकते हैं और चूजों की सप्लाई कर सकते हैं। आप फीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, यानी कि आप कुक्कुट आहार, इसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और आहार कुक्कुट आहार बनाकर बेच सकते हैं। देन इसके अलावा आप जो कुक्कुट के इक्विपमेंट होते हैं, जिसके इंक्यूबेटर्स होते हैं, हैचर्स होते हैं, पानी पीने के बर्तन, खाने के बर्तन, पिंजरे हैं, ये सारे इनका इक्विपमेंट का भी आप इनको फैब्रिकेशन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुक्कुट ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स, जहां आप डिफरेंट उत्पाद बनाते हैं, एग पाउडर प्लांट लगा सकते हैं, ब्रॉयलर की ड्रेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमारे संस्थान में लगभग 30-32 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अंडे और मीट के, अलग अलग तरीके के मीट के, कुक्कुट मांस के वो उत्पाद बनाए गए हैं। डॉक्टर ए एस यादव आपको इस विषय में पूरी जानकारी दे चुके होंगे या देंगे कि क्या क्या हमारे पास उत्पाद उपलब्ध हैं। तो हम उन उत्पादों का आपको हम लाइसेंस दे सकते हैं और उन लाइसेंस को आप हमसे लेके अपना कुक्कुट पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन और मेडिसिन प्रोडक्शन यूनिट, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप वैक्सीन और मेडिसिन का, दवाइयों का आप प्रोडक्शन नहीं लगाना चाहते तो आप उनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप एक जगह से खरीद के उनको बेच भी सकते हैं। फीड सप्लीमेंट्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप काम कर सकते हैं। जो इसके कुक्कुट आहार में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो सारे फीड सप्लीमेंट्स और एडिटिव की भी आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं या उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एग ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एनालिटिकल लैब्स, ये जो हम अपना कुक्कुट उत्पाद है उनको अगर हम निर्यात नहीं कर पाते हैं या उसमें कोई हमें बाधा उत्पन्न होती है तो वो हमारे क्वालिटी ना होने के कारण होती है। हमारे उत्पादों की क्वालिटी सर्टिफिकेशन नहीं होता और उनका हम ऐसे ही उत्पाद निर्यात करने की कोशिश करते हैं, तो बगैर क्वालिटी सर्टिफिकेशन के, उनके प्रामाणिकता के वो निर्यात नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप एक एनालिटिकल लैब खोल सकते हैं, एक लैब को एस्टेब्लिश कर लीजिए, रेफरल लैब लगा सकते हैं और जहां आप इनके कुक्कुट उत्पादों के और फीड के और इन सभी सैंपलिंग के सैंपल्स को इनका एनालिसिस करके इसकी रिपोर्ट लोगों को दे सकते हैं। फिर आप इनका निर्यात कर सकते हैं कुक्कुट उत्पादों का, और जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उनका निर्यात किया जा सकता है। पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कुत्ते बिल्ली जो हम पालते हैं घरों में, इनके लिए भी हम कुछ उत्पाद बना सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पोल्ट्री जो व्यवसाय है ये अपने आप में एक कई सारे व्यवसायों का सम्मिश्रण है और आप उसमें से एक या एक से अधिक, जो भी आप, जितना आपकी पूंजी है और जितना आपका इसमें इच्छा है, उसके हिसाब से आप कोई भी व्यवसाय इसमें से आप चूज कर सकते हैं और उसको उस व्यवसाय से अपना धनोपार्जन का, आय अर्जन का माध्यम बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि आप कोई भी परियोजना अगर जिस पर आप कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई परियोजना इसमें से सेलेक्ट कर ली, जो मैंने आपको बताया कि इतने सारे कुक्कुट पालन में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उसमें कोई भी अगर आप ऑप्शन उठाते हैं, उसको चूज करते हैं, तो उसमें आपको जो मूल परियोजना के तत्व हैं वो ये सारे बाजार, श्रमिक, मशीनरी, सामग्री, कच्चा माल, पूंजी, वित्त व्यवस्था, साइट स्थान, लाइसेंस, ये सारी चीजों का 7 चीजें हैं जिनका आपको गहराई से अध्ययन करना होगा और इनको देखना होगा कि इनकी उपलब्धता क्या है। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। सॉरी, जैसा कि आप जानते हैं कि कुक्कुट उत्पादन प्रक्रिया में ये 4 चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं, चूजे, दाना, दवाएं और श्रमिक, ये 4 अवयव आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो आप पोल्ट्री फार्म
आप अपना फार्म नहीं चला सकते, आप कुक्कुट उत्पादन नहीं कर सकते। और ये जब आप कुक्कुट उत्पादन आप करते हैं, ये अपने आप घर में करते हैं, अपनी चार दीवारी के अंदर करते हैं, और उसके बाद जब उत्पादन हो जाता है तो आप बेचने के लिए अपने घर से अपनी चार दीवारी के बाहर जाते हैं और बाजार में जाकर इसको बेचते हैं। तो आपके पास बाजार किस तरीके के उपलब्ध हैं? स्थानीय बाजार हो सकते हैं, बाह्य या विदेशी बाजार हो सकते हैं, मगर जब आप बाह्य बाजार में या विदेशी बाजार में जाते हैं तो परिवहन का खर्च ऊपर से शामिल होता है। तो क्या चाहिए आपको कि आपकी लागत कम से कम रहे, जिससे कि आप बाजार में कॉम्पिटिटिव बने रहें। अगर आपकी लागत बढ़ जाती है तो आप बाजार में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और आपका उत्पाद कोई भी खरीदेगा नहीं। आप घाटे में तो बेचेंगे नहीं, घाटे में अगर नहीं बेचेंगे तो कैसे लाभ कैसे कमाएंगे? तो आपको चाहिए कि आपकी लागत, उत्पादन लागत कम से कम रहे, और इसके लिए आपको भरसक प्रयत्न करने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितने भी आपके अवयव हैं, उत्पादन के अवयव हैं, चूजे हैं, दाना है, दवाएं हैं, श्रमिक हैं, वो आपको कम से कम रेट पर उपलब्ध हो और आपका जो उत्पादन लागत है वो कम से कम बनी रहे। आपको ये जानकर अचरज होगा कि नामक्कल जैसी जगह, जहां जो पूरी पोल्ट्री बेल्ट है, जहां पर अंडों का उत्पादन होता है, वहां से नामक्कल यानी तमिलनाडु से उत्पादन, अंडों का उत्पादन वहां जो हो रहा है, वो अंडे दिल्ली और बरेली तक आके बिकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो अंडा उत्पादन हो रहा है वो उसकी जो उत्पादन लागत है वो कंपीट कर रही है जो हैदराबाद से और उस नामक्कल से अंडा आके यहाँ आपके दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिक रहा है। तो इसका मतलब नामक्कल और आसपास के क्षेत्रों में जो अंडा उत्पादन हो रहा है उसकी लागत बहुत कम है, क्योंकि वो करीब 2000 किलोमीटर तक दिल्ली तक आने के बाद भी वो यहाँ पर स्थानीय मार्केट में, दिल्ली के स्थानीय मार्केट में, आसपास के इलाकों में मुनाफा देकर बाजार में स्थापित है। तो इसका मतलब आसपास के इलाकों में जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, और जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, या हैदराबाद और नमक्कल का अंडा यहाँ आकर कम्पीट कर लेता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। ये जो बाईं तरफ वाला जिसमें दो बिंदियां बनी हुई हैं, ये बिंदियां नहीं, इनको मानिए कि आपका दो लोग हैं आपके क्षेत्र में, या आपका गांव है, या आपका ब्लॉक है, या जहां भी आप कुक्कुट उत्पादन करना चाहते हैं, तो वहां पर ये आप सिर्फ दो लोग हैं, दो कुक्कुट पालक हैं जो कुक्कुट उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा, एक या दो लोग जहां पर हैं वहां पर आपका जो आगत बाजार है यानी कि इनपुट मार्केट है वो कैसा रहेगा? इनपुट मार्केट में आपका अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक या दो लोगों को चूजे सप्लाई करने के लिए लोग नहीं आएंगे, दाना देने के लिए सप्लाई नहीं आएंगे, और बाकी चीजों को देने के लिए नहीं आएंगे। तो आपका जो आगत बाजार है, जो उत्पादन में जो अवयव यूज होते हैं, दाना है और आपके दवाएं हैं और चूजे हैं, तो उनका मार्केट यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा आपको। उत्पाद बाजार तेज होगा क्योंकि बहुत कम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ पर और डिमांड ज्यादा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर आपके उत्पादों का मूल्य अच्छा मिल जाएगा, मगर आपको जो अवयव है, उत्पादन कारक है, वो आपको उसका बाजार अच्छा नहीं मिलेगा। अब आप दाईं तरफ वाला क्षेत्र देखिए जहां पर बहुत सारे कुक्कुट पालक हैं, उत्पादक हैं, और इस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो आगत बाजार है या इनपुट मार्केट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आपके पीछे पीछे घूमेंगी कि आप हमारा चूजा ले लीजिए, आप हमारा दाना ले लीजिए, और आप हमें मौका दे दीजिए, हमें 15 दिन बाद पैसा दे दीजिएगा, महीने भर बाद पैसा दे दीजिएगा, उत्पादन आने के बाद पैसा दे दीजिएगा। तो यहाँ आपके आगत बाजार बहुत अच्छा, मगर चूंकि इतने सारे उत्पादक हैं, इतने बहुत लोग उत्पादन कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपका उत्पाद बाजार मुद्दा होगा। आपको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे से। तो ये स्थिति, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। तो इन दोनों ही स्थितियों में आपको अब कैसे आपको इसको आकलन करना है, कैसे इस बात की समीक्षा करनी है कि हम कहाँ पर हैं, आपको इसके लिए बाजार का एक सर्वेक्षण करना पड़ेगा। बाजार का सर्वेक्षण कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि आपके यहाँ कितने उत्पादक हैं,
आप मंडी में जाएंगे, कोई वहां कुछ आड़तियां होंगे, आड़तियों के पास जाके उनसे पता करेंगे कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में उत्पादन कितना हो रहा है और जो कुल उत्पादन हो रहा है क्या वो उसकी खपत आपके स्थानीय बाजार में हो रही है या यहाँ से आपको माल बाहर भेजना पड़ रहा है। अगर आपको माल बाहर भेजना पड़ रहा है बेचने के लिए, इसका मतलब आपके यहाँ खपत कम है और उत्पादन ज्यादा है। इसके उलट यदि आपके यहाँ बाहर से माल आ रहा है, आसपास के क्षेत्रों से अंडा और मांस की सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब आपके यहाँ खपत ज्यादा है और उत्पादन कम। तो अगर दूसरी स्थिति है यानी कि खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है, तब आपकी स्थिति सेफ है, आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। मगर अगर पहली स्थिति है जहां पर उत्पादन ज्यादा है और खपत कम है, तो वहां आपको बाजार में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और आपको, अगर आप सुनियोजित ढंग से अपना कुक्कुट उत्पादन नहीं कर रहे हैं और आपकी कुक्कुट उत्पादन लागत बढ़ जाती है किसी वजह से, तो आपको अपना उत्पाद बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझकर मार्केट में उतरना चाहिए, उत्पादन में उतरना चाहिए। और यहाँ पर हम सलाह ये देते हैं कि आप पहले उत्पादन ना करें, पहले आप ट्रेडिंग करें, पहले आप आसपास से थोड़ा बहुत माल खरीदिए, दूर दराज के गांव से, इलाकों से, और उसको अपने क्षेत्र में, जिसे आप अपना क्षेत्र मानते हैं कि आप यहाँ पर मार्केटिंग कर लेंगे, यहाँ पर इसका विपणन कर लेंगे, उस जगह पर जाके उस जो आपने माल पीछे से खरीदा है उसको बेचने की कोशिश कीजिए। भले ही कोई मुनाफा ना कमाइए, रेट टू रेट बेच दीजिए, मगर आप बेचने का प्रयत्न करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, लोग कितना क्रेडिट मांगते हैं, तो बाजार किस तरीके से ऑपरेट करता है और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपना उत्पाद बेचने में। तो अगर आप ये उत्पाद थोड़ा सा खरीद के बेच रहे हैं तो आपका इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपने 1-2 कुंटल माल भी खरीदा, बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, 15-20 हजार 50 हजार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो पहले आप मार्केटिंग अपनी जमा लीजिए, जब आपकी मार्केटिंग जम जाए, आपको लगने लगे कि हाँ अब इसमें कुछ आसानी से आप अपना माल बेच पा रहे हैं जो आपने पीछे से खरीदा है, और आपको बगैर किसी परेशानी के बेच पा रहे हैं और आपको 2-4 बच भी जा रहे हैं उसमें, तब आप सोच सकते हैं कि आप अपना फार्म खोल लेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो उस स्थिति में बिल्कुल ठीक है, आप पीछे अपना बाजारीकरण आप पहले कर चुके हैं, बाजार आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, आप एक कदम पीछे हटाइए और अपना फार्म भी खोल सकते हैं। मगर पहले फार्म खोल लें, पहले उत्पादन कर लें, उसके बाद बाजार में जाइए तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये कच्चा काम है और जो बाजार में आड़ती बैठे हैं वो कई बार ये कह देते हैं कि हमारे पास बहुत माल पड़ा हुआ है और हमें आपके माल की जरूरत नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको घाटा होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति से बचिए और अपना मार्केटिंग का इंतजाम पहले करिए, क्योंकि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए ग्राहक की जेब से पैसा निकलवाना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं होगा। प्रोडक्शन ये तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोई भी कर सकता है, उत्पादन कोई भी कर सकता है, सारे पारंगत हो जाएंगे, सब कोई उत्पादन कर सकते हैं, मगर उसका मार्केटिंग करना, बाजार में बेचना, ये इसमें सब लोग निपुण नहीं होते हैं। कुछ अच्छा मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ की मार्केटिंग के उसमें उतना अच्छा उनका पता नहीं होता है, वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, और जो लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते वहीं पर फेल्योर की स्थिति बनती है। तो फेल्योर की स्थिति से बचें, पहले मार्केटिंग करें, बाद में प्रोडक्शन करें। अब हम कुक्कुट पालन से रिलेटेड जो तत्व हैं, मूल तत्व हैं, जरा उनको विस्तार में देखेंगे। जैसे मैंने बाजार के बारे में बताया, आगत और उत्पाद बाजार, ये आप समझ चुके हैं। इसके अलावा श्रमिक, हमें लेबर चाहिए होती है, लेबर झाड़ू पोछे वाली लेबर नहीं है। यहाँ लेबर का हमारा तात्पर्य है पशु चिकित्सक और जो तकनीकी कौशल रखते हो ऐसे लोग। तो जहां भी आप उत्पादन कर रहे हो वहां पशु चिकित्सक का होना आवश्यक है, और जो तकनीकी जानकारी रखते हो ऐसे लोगों का होना आवश्यक है, ताकि आपको वक्त बेवक्त आपको सलाह दे सके, आप उनसे सलाह प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मशीनरी इसमें कोई खास इस्तेमाल नहीं होती है, दाना पानी के बर्तन होते हैं। अगर आप हैचरी लगा रहे हैं तो उसमें इंक्यूबेटर, हैचर, इन्वर्टर, जनरेटर, ट्यूबवेल, ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसकी जो आसानी से उपलब्ध ना हो, तो ये सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा सामग्री व कच्चा माल, ये आपने देखना है कि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी जगह पर आप कुक्कुट पालन व्यवसाय को शुरू करें। और कच्चा माल में इसमें फीड मुख्य रूप से आता है, क्योंकि फीड का जो कंपोनेंट है लगभग 70% होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो आपका फीड का सस्ता मिलना बहुत आवश्यक है, और अगर आपको बाजार से सस्ता फीड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपको ये सलाह है कि आप अपना
एक छोटी सी फीड मिल लगा लीजिए और अपना ही फीड भी बनाना शुरू किए। अगर आपने फीड मिल नहीं लगाना चाहते तो आपके आसपास जो आटा चक्की होगी, उस चक्की में भी आप उसको अपना दाने को बनवा सकते हैं, मिक्स करा के, और उसमें थोड़ा सा मोटा पिसवाते हैं उसको, और वो आपका उसका दाना आप बनवा सकते हैं। अगर ये देखनी है आपको कि जो आपका दाना बन रहा है वो सस्ते से सस्ता पड़ना चाहिए। पूंजी एंड वित्त व्यवस्था, तो पूंजी का स्रोत क्या है, कितनी पूंजी आपको आवश्यकता है और सरकारी योजनाएं क्या क्या है जिनका आप लाभ ले सकते हैं, ये सब बारे में हम भाई आगे विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा साइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप स्थान जो चुन रहे हैं अपना कुक्कुट पालन खोलने के लिए, इसके लिए खोलने के लिए, वो स्थान आपको ढंग से अपना निर्धारित करना चाहिए। सड़क और अन्य यातायात साधनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ट्रक जा सके आ सके, फीड का माल, जो फीड और बाकी चीजें हैं, चूजे वगैरह हैं, उनको पहुंचाया जा सके आपके फार्म तक, और वहां से जो माल, तैयार माल है, उसको भी वहां से निकाला जा सके, फार्म से उठा के ले जाया जा सके। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, परंतु ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो गाइडलाइंस है वो 2 लाख पक्षी या उससे अधिक पर ज्यादा ये इम्प्लीमेंट की जाती है, उन पे लागू होती है। तो जिन लोगों के बड़े फार्म खोलने की योजना बना रहे हैं उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और उनकी वहां से एनओसी प्राप्त करनी आवश्यक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो नियमावली है उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें दिया गया है कि सड़क मार्ग से कितनी दूर होना चाहिए आपका फार्म, और जो वाटर बॉडीज हैं, पानी का जहाँ पर स्रोत है, उनसे कितना दूर होना चाहिए, और जो बीमार बर्ड्स है, मर जाती हैं बर्ड्स, उनको किस तरीके से उनको दफनाना है, किस तरीके से उनको डिस्पोज करना है, इन सब की काफी डिटेल में ये सब नियमावली बनाई गई है। उसको पढ़ें, गूगल कर लें और उसका ध्यान रखें। और ये हर राज्य में अलग अलग है, और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ज्यादातर उसकी जो रिकमेंडेशंस है और जो उसकी नियमावली है उन्हीं को राज्यों ने भी अडॉप्ट कर लिया है। लाइसेंस, ऐसे तो कुक्कुट पालन के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। आप अपने पंचायत लेवल पर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लेवल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। ये आपके सीबीओ जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं हर जिले में, उनसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि आप कुक्कुट पालन उद्योग में को अपनाना चाहते हैं और आप एक कुक्कुट उत्पादन इकाई स्थापित कर रहे हैं, तो फला गांव में स्थापित कर रहे हैं, तो वो आप उसके लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें, पंजीकरण कराएं, और ये पंचायत सचिव, पशु चिकित्सा अधिकारी आदि से। और अगर कोई इसमें आपको कुताही करता है, नहीं देना चाहता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो आप एक काम ये करें कि आप उनको एक कागज पर लिख के सारी बातें और उनको एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए, और उसमें उनको इंटीमेट कर दीजिए, सूचित कर दीजिए कि आप इस तरीके से एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप हमें सूचित करें। इस तरीके का एक पत्र लिखकर उनको भेज दीजिए। ये कागज आपके पास रहने चाहिए। ये कागज अगर आपके पास है तो आप सेफ। अब ब्रॉयलर पालन पर अगर हम बात करें, ब्रॉयलर पालन मांस हेतु किया जाता है, आप सभी जानते हैं, और आप में से काफी लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कर भी रहे होंगे, और जहां तक हमारा इसमें अनुभव रहा है कि ज्यादातर लोग ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनके पास एक फार्म होता है, उसमें इकट्ठा चूजे डाल देते हैं, 2000, 5000, 10,000 जैसे भी उनका फार्म का साइज हो, इकट्ठा चूजा डाल देते हैं, और उसके बाद 5 हफ्ते 6 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद इकट्ठा माल तैयार करके बाजार में ले जाते हैं। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानि भी हैं। लाभ इसमें यह है कि कहते हैं बीमारियों का प्रकोप कम होता है और फ्लॉक का प्रबंधन आसान होता है। कुछ हद तक सही है, मगर बीमारियों का प्रकोप कम होना ये कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें लाभ नहीं मानते हैं हम, क्योंकि अगर आप बायो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ढंग से पालन कर रहे हैं, और जो आपको हाइजीन, आपको साफ सफाई का जो आपको नियम बताए गए हैं, अगर आप कड़ाई से पालन कर रहे हैं तो बीमारियों का प्रकोप अन्यथा भी नहीं आता है।
नुकसान इसके ज्यादा है, क्योंकि आप इसका जो आर्थिक पहलू है उसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसमें होता यह है कि जब आप इसको ऑल इन ऑल आउट अप्रोच में आप चलते हैं तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, और एक बार अगर आप 6 हफ्ते का ये ब्रॉयलर उत्पादन कर रहे हैं तो 6 हफ्ता ब्रॉयलर को बढ़ने के लिए चाहिए, और उसके अलावा 1 हफ्ता और चाहिए आपको 2 बैचेस के बीच का इंटरवल, उसमें साफ सफाई करने के लिए और फार्म को दोबारा तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का गैप दिया जाता है। इस तरीके से 7 हफ्ते में आपका एक बैच निकलता है। साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो अगर हम 52 हफ्ते को 7 से डिवाइड कर दें तो लगभग 7 बैच ही बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑल इन ऑल आउट अप्रोच में आप ब्रॉयलर उत्पादन कर रहे हैं तो आप मंडी में जहां पर आप अपना तैयार माल को बेचने के लिए जाते हैं, वो कुल साल में 7 बार उस बाजार में आप जाएंगे अपना माल लेके। तो ऐसे में क्या होगा, जब कुल 7 बार आप जा रहे हैं तो मूल्यों में जो आपका उतार चढ़ाव है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो एवरेजिंग है प्राइस की वो कुल 6 से 7 बार की होगी। आपकी मंडी में आवक कम होगी, आपको कोई मंडी में पहचानेगा नहीं, आड़ती अभी कहेंगे अरे भाई ये तो साल में कभी कभी आते हैं, तो आपकी कोई इसमें साख नहीं बनती है। इसके उलट अगर हम ये उत्पादन चक्र में चलते हैं, ब्रॉयलर उत्पादन चक्र, इसमें जैसे अगर हमारा 6 हफ्ते में ब्रॉयलर तैयार होता है तो हम 7 पैन बना लेते हैं। अब मान लीजिए आपने ऑल इन ऑल आउट अप्रोच में यहाँ पर अगर आपका 5000 बर्ड्स का फार्म है, तो अगर हम उसी बर्ड्स को 5000 बर्ड्स को अगर हम यहाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको लगभग कितना हो गया, 700-800 बर्ड्स का अगर आप ये 7 पैन बना लेते हैं 700 बर्ड्स के 7 पैन बना लेते हैं तो 4900 बर्ड्स आपकी हो गई। तो क्षेत्रफल वाइज अगर देखें तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, मगर आपने उसको 5000 स्क्वायर फीट की जो जगह है 5000 बर्ड्स के लिए, उसको आपने 7 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उन 7 इनको हम पैन बोलते हैं। ये सब जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखे हुए हैं ये 7 पैन है, यानी कि 7 अलग अलग आप दड़बे मान लीजिए, ये एक लंबा पोल्ट्री फार्म है, उसमें 7 आपने विभाजन कर दिए। अब उसमें हम किस तरीके से क्रमिक उत्पादन करते हैं, हर सप्ताह आप 500 या 700 जितनी भी आपकी क्षमता है, आपका फार्म की क्षमता है, उस हिसाब से आप चूजे इसमें डालते चले जाते हैं। तो पहले सप्ताह में आपने यहाँ पहले वाले उसमें पैन में डाला, चूजे इंट्रोड्यूस किए, दूसरे हफ्ते में दूसरे पैन में डाले, तीसरे हफ्ते में तीसरे पैन में डाले। इस तरीके से आप हर हफ्ते एक निश्चित मात्रा चूजों की डालते चले जाते हैं, और जब आप छठे हफ्ते पर आते हैं, छठे हफ्ते में डालते हैं, तो आपका जो पहले वाला है, सबसे पहले आपने डाला था 6 हफ्ते पहले डाला था, वो तैयार हो जाता है और उसको आप बेच देते हैं। इसी तरीके से 7वें हफ्ते में दूसरे हफ्ते वाला तैयार हो जाता है और उसे आप बेच देते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर आप इस तरीके से हर हफ्ते चूजे अपने डाल रहे हैं इन पैन में, तो आपके पास लगातार हर हफ्ते 500-700 पक्षी तैयार आपको मिलते चले जाते हैं, और एक क्रमिक उत्पादन आपका शुरू हो जाता है, जिसमें हर हफ्ते आपको 500 से 700 बर्ड्स तैयार मिलते हैं। इनको आप हर हफ्ते मंडी में ले जाके बेच सकते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि चक्रीय उत्पादन है, आपका जो मूल्यों का औसत होता है वो 52 बार होता है। आपका जो ऑल इन ऑल आउट है उसमें कुल मैंने जैसे आपको बताया कि 6 से 7 बार होता है, इसमें 52 बार आप प्रति वर्ष मंडी में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर हफ्ते मंडी में अपना माल लेके खड़े हो। तो मंडी में भी आड़तियों को एक मैसेज जाता है कि ये उत्पादक जो है कुक्कुट पालक है, इसके पास हमेशा माल तैयार रहता है। अगर कोई अच्छा कोई ऑर्डर आता है तो सीधा आपकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, आपको मिल जाता है वो ऑर्डर, क्योंकि आप हर वक्त निगाह में है आड़तियों की, और आपको पता है, लोगों को पता है कि आपके पास माल तैयार होता है, तो आपको उसमें बेहतर मूल्य मिलता है। और आपका चूंकि 52 बार आपका उसमें 52 बार के ऊपर मूल्य एवरेज होता है, तो उसका औसत मूल्य मिलता है आपको, तो वो मूल्य बेहतर होता है, क्योंकि ऑल इन ऑल आउट में कुल 6 से 7 बार आपको प्राइस मिलता है, उसमें औसत अच्छा नहीं बढ़ता है। बेहतर साख बनती है, आड़तियों से बेहतर संबंध बनते हैं, और बाजार की बेहतर समझ होती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा मार्केट किस मंथ में, किस समय सीजन में
डिमांड अच्छी होती है और आपको पैसा अच्छा मिलता है, और कौन से समय में डिमांड कम हो जाती है और आपको पैसा नहीं मिलता है। आप अपना उत्पादन चक्र उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक जो नेगेटिव आप कहें पहलू जो इसका ये होता है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्षेत्रफल उतना ही है जितना पहले था, मगर कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, क्योंकि आपको इसमें पार्टीशन करने पड़ते हैं, अलग अलग इसमें दरवाजे लगाने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी उत्पादन की जो टोटल कॉस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट है आपका, थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, बजाय 7 पैन बनाने के आप 4 पैन बनाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। आप हर हफ्ते ना से ही एक हफ्ता छोड़ के, यानी कि आप हर फोर्टनाइट में, हर पखवाड़े में आप एक बार इनको चूजों को डाल दीजिए, और आपको हर हफ्ते ना सही हर 15वें दिन आपको ये तैयार माल मिल सकता है। और इस तरीके से इसमें 26 बार आपका प्रतिवर्ष आपको मंडी जाना होगा, और उसमें आपको जो मूल्य का औसत है वो 26 बार का मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा कंप्रोमाइज बीच का रास्ता है। आप 7 पैन ना बनाइए, 4 पैन बना लीजिए, और जब आपका उत्पादन अच्छा चल पड़े और आपको लगने लगे कि आप बाजार में स्थापित हो चुके हैं, तो आप इसमें नंबर ऑफ पैन बढ़ा सकते हैं। आप 4 की जगह 7 बना सकते हैं, 14 बना सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो इसमें वही बेहतर साख हो जाती है, आपके और बेहतर संबंध होते हैं, बाजार की बेहतर समझ होती है, और आरंभिक निवेश भी इसमें कम होता है, क्योंकि आपने जो पैन है वो 3 या 4 ही बनाए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक बड़ा एक ब्रॉयलर फार्म है। आपको ब्रॉयलर फार्म अगर आप खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रॉयलर फार्म है, आप देख रहे हैं, इसमें पूरा ही उत्पादन है इसका, ये ऑटोमेटेड है। हर चीज इसमें फीडिंग और ड्रिंकिंग, वाटरिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक है, क्लीनिंग। अब हम लेयर उत्पादन चक्र की अगर हम बात करें, तो लेयर का उत्पादन चक्र ये समझना भी जरूरी है, जैसे कि हमने ब्रॉयलर के केस में समझा है। अब ये देखिए कि चूजे, जो एक दिन का चूजा अगर आप यहाँ डालते हैं, मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे माउस का, यहाँ पर अगर आप एक दिन का चूजा डालते हैं तो ये 18 से 20-22 हफ्ते तक लेते हैं अंडा देने में, अंडा देना शुरू करने में। तो ये कहलाता है ग्रोइंग पीरियड। तो 20 हफ्ते तक आपको इंतजार करना होता है पहली बार में अगर आपने चूजे डाले हैं तो 20 हफ्ते बाद आपको अंडा मिलना शुरू होता है, और ये अंडे आपको 52 सप्ताह पर तक मिलते रहते हैं। यानी कि 20 हफ्ते पर यहाँ से और ये शुरू होता है, 20 हफ्ते पर अंडा उत्पादन शुरू होता है, और 72 हफ्ते तक आपको अंडे मिलते रहते हैं। मगर 72 हफ्ते बाद हम इन बर्ड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, इनको कल कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी अंडा उत्पादन देने की क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनको हम कल कर देते हैं और नया ब्लॉक ले लेते हैं। मगर क्या आप फिर से 20 हफ्ते इंतजार करेंगे अंडा लेने के लिए? नहीं, हम 20 हफ्ते इंतजार नहीं करते। हम इन बर्ड्स को डिस्कार्ड करने के पूर्व 20 हफ्ता पूर्व नए चूजे डाल देते हैं, और जब 72 हफ्ते पर हमारे पुरानी बर्ड्स डिस्कार्ड हो जाती हैं, तो जो नए वाले चूजे हैं वो पुनः अंडा उत्पादन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो अंडा उत्पादन है वो लगातार होता रहता है, और इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका लेयर का उत्पादन चक्र होता है। और अगर आप 20 हफ्ते भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो 20 सप्ताह के पले पलाए पुलेट्स बाजार में मिल जाते हैं, और उनको आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ब्रूडर हाउस की भी आवश्यकता नहीं, तो वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और एक कि आपको 20 सप्ताह के पले हुए पुलेट थोड़े महंगे मिलते हैं, स्थान की बचत होती है, शेड बनाने का खर्चा भी कम होता है अगर आप 20 सप्ताह के पुलेट बाजार से खरीद रहे हैं। और आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप देख रहे हैं कि बाजार में मांग अच्छी है तो आप ज्यादा पुलेट खरीद लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आगे बाजार की मांग कम होने वाली है या नहीं रहने वाली है, तो आप ना भी खरीद सकते हैं या कम आप पुलेट्स खरीद सकते हैं। तो वहां पर आपको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
20 हफ्ता एक अच्छा समय होता है। 5 महीने में डिमांड का आपको पता नहीं, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाले 5 महीनों में क्या रुख रहेगा बाजार का। तो इसमें अगर कोई बीमारी आ गई कुछ आ गई, जैसे आजकल बर्ड फ्लू आया हुआ है, तो वो दाम उत्पादों के गिरते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कि आप पले पलाए पुलेट्स बाजार से खरीदिए और डिमांड के आधार पर इनकी संख्या का निर्धारण करें। मृत्यु दर भी कम होती है, क्योंकि जितनी भी मृत्यु होती है वो 20 सप्ताह तक ज्यादा होती है। जो छोटे चूजे होते हैं उनमें ज्यादा मृत्यु होती है, दर होती है। तो आपका वो बचत, वो भी एक आपको बचत हो जाती है। और फ्लॉक प्रबंधन आसान है, बड़े जो ग्रोअर्स हैं या पुलेट्स हैं उनको पालना आसान है एज कम्पेयर टू छोटे चूजे जिनको पालने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और लागत लगती है। श्रमिकों की बचत, तो 20 हफ्ते तक चूजे पालने में जो आपके श्रमिक और दाना और बाकी खर्चे होते हैं वो सारे बच जाते हैं। तो इसलिए आप पुलेट खरीद कर ये लेयर उत्पादन कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न लेयर फार्म कैलिफोर्निया केज सिस्टम में है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये फुल्ली ऑटोमेटिक लेयर फार्म है, जिसमें ये सारा जिनका दाना देना, अंडा कलेक्शन, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। और ये क्लोज हाउसेज हैं, इसमें वेंटिलेटेड हाउसेज होते हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। उसी के हिसाब से यहाँ इसमें प्रोडक्टिविटी भी बर्ड्स की बेटर होती है, उत्पादकता ज्यादा होती है। उत्पादन योजना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप इसमें चाहे ब्रॉयलर उत्पादन कर रहे हो, चाहे लेयर उत्पादन कर रहे हो, किसी भी कुक्कुट पक्षी का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि कब आपके डिमांड बढ़ती है और कब घटती है। इसमें बहुत ज्यादा हमें सीजनलिटी देखने को मिलती है। गर्मियों में मांग कम हो जाती है, जाड़ों में मांग अंडों की और मांस की बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। कुछ त्योहार हैं जैसे नवरात्रे हैं, उसमें मांग कम हो जाती है, सावन के महीने में लोग खाना बंद कर देते हैं। उसके उलट कुछ ऐसे त्योहार हैं जहाँ इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो होली पे काफी डिमांड बढ़ जाती है और इसमें लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं और कमाने की आस में कई बार ज्यादा ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में चले जाते हैं, तो भी आपको उसमें मुनाफा होने की जगह घाटा होने का अंदेशा रहता है। आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आपके आसपास के क्षेत्रों में क्या उत्पादन हो रहा है, चिप प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं। आपके गाँव में और लोग जो है वो कितना चूजा उत्पादन कर रहे हैं, चूजा डाल रहे हैं और कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी निगाह रखनी जरूरी है। क्योंकि जो उत्पादन आप कर रहे हैं, अगर उसी समय पर जब आपका उत्पादन, आपका बर्ड तैयार हो रहे हैं या अंडे आना शुरू हो रहे हैं, उसी समय और लोगों के भी अगर बर्ड तैयार हो रहे हैं, अंडा उत्पादन आ रहा है, तो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई बढ़ने की अंदेशा रहता है। अगर ओवरऑल सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि दाम गिरेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई तब करें जब आसपास और जगह से सप्लाई ना आती हो। तो ये आपको मैनेज करना जरूरी है। मौसम का प्रभाव, इसमें जाड़ों का मांग बढ़ती है, गर्मियों में मांग कम होती है, मैंने पहले बताया। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब हम आते हैं पूंजी के स्रोत। कहाँ से आप पूंजी का इंतजाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी अपनी बचत है। एक बात का ध्यान रखें कि आपका अपना खुद का इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कुक्कुट से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज से रिलेटेड हो, जहां भी आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन में आपका शेयर होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका अपना शेयर नहीं है और आप सभी कुछ कोशिश करते हैं कि लोन पे मिल जाए, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगा। आपका अपना, जिसको हम सीमांत धनराशि बोलते हैं, वो होना अति आवश्यक है। तो पहले आप अपनी बचत देखिए, आपकी बचत कितनी है। और इसमें थंब रूल ये है कि जितना आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 3 गुना बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार रहता है। यानी कि अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें 25 रुपए आपका सहयोग रहेगा, जिसको सीमांत धनराशि बोलते हैं, और 75% बैंक से आपको लोन मिल सकता है।
तो पहले तो आप अपनी बचत देखिए आपके पास कितने पैसे हैं, उसके बाद इष्ट मित्र सगे संबंधी आदि से आप अपना कुछ पैसा इंतजाम कर सकते हैं। प्राइवेट साहूकार मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं और प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं। तो इनसे भी आप आसानी से पैसा ले सकते हैं, मगर इनके साथ परेशानी एक ही है कि इनकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, 3 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, कई बार 10 रुपए सैकड़ा। तो इनका कुछ पता नहीं होता कि ये क्या आपको किस रेट पर लोन देंगे, और इनसे लोन लेकर अगर आप उत्पादन करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा घाटे में ही आएंगे, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। तो इनसे पेशेवर साहूकारों से और ऋणदाताओं से आपको लोन लेना वो कोई समझदारी नहीं है। इसके अलावा आप स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होता है। मैं ये ऐसा मानता हूं कि आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है आपको ब्रीफ में बता देता हूं। स्वयं सहायता समूह 10 से 20 लोगों का एक समूह होता है, जिसमें एक परिवार से एक ही सदस्य हो सकता है इस समूह का सदस्य, और ये सभी परिवार एक ही सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के होते हैं, यानी कि उनका जो सामाजिक स्तर है वो सेम होता है। आर्थिक सामाजिक स्तर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बहुत गरीब हो गया और कोई बहुत अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक ही सामाजिक स्तर के लोग होने चाहिए, एक परिवार से एक, कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 लोग होने चाहिए। ये लोग मिलके अपना एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष चुन लेते हैं, और ये सहायता समूह हर महीने की एक निश्चित तारीख को अपनी मीटिंग करता है, अपना पूरा नाम बनाता है, तैयार करता है कि समूह का नाम क्या रहेगा, उसके अलावा उसका उद्देश्य क्या रहेगा। समूह का एक उद्देश्य भी होता है, तो वो उद्देश्य अपना तय करते हैं, और उसके बाद ये अब उसकी नियमावली भी खुद तैयार करते हैं। समूह बैठ के नियमावली तैयार करता है, हर महीने की निश्चित तारीख पर उसकी मीटिंग होती है, और 6 महीने तक आपको उसकी एक वो मीटिंग करनी होती है। और इन 6 महीने में आप ये भी तय करते हैं कि हर महीने आपका जो प्रत्येक सदस्य है समूह का कितनी धनराशि कंट्रीब्यूट करेगा। तो सपोज आपने 1000 रुपए की धनराशि हर महीने आपने कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, और आपके पास 10 सदस्य है तो 10,000 रुपया महीना आपके पास हर महीने आपके पास आ जाता है। और इस तरीके से 6 महीने तक जब आप मीटिंग कर लेते हैं तो आपके पास 60,000 रुपया इकट्ठा हो गया। तो 60,000 रुपया ये हो गया जब आप इसको सारे अपने रजिस्टर और कागज और सारा समूह सदस्यों की लिस्ट लेके और समूह का नाम, ये सारी डिटेल्स लेके आप बैंक में जाते हैं। बैंक में जब आप जाके उनको बोलते हैं कि आप हमारा एक खाता खोल दीजिए, तो बैंक आपका एक खाता खोलता है आपके समूह के नाम से, आपको चेकबुक दे देता है। वो चेकबुक आपके किन्हीं 2 जो आपके सचिव या अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष, इन लोगों के 2 लोगों के सिग्नेचर से वो अकाउंट ऑपरेट होता है। वो जो 60,000 रुपया आपने इकट्ठा किया वो जमा हो जाता है उसमें। इसके अलावा 4 गुना पैसा और बैंक भी डाल देता है। तो यानी कि आपके पास 6×24 2,40,000 रुपये हो, और 60,000 रुपये आपका अपना, कुल 3 लाख रुपया आपका इसमें जमा हो जाता है। तो इस तरीके से 3 लाख रुपए आपके पास जमा हो गया, तो आप उससे अपना कोई व्यवसाय, जैसा कि आपके अपने उद्देश्यों में आपने लिखा है, रजिस्टर में लिखा है, नियमावली में लिखा है, वो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जहां पर आपने 1,000 रुपये प्रति माह जमा किया और 10 सदस्य। अगर आपके 20 सदस्य पूरे हो जाते हैं और आप अगर 5,000 रुपये महीना करते हैं तो बहुत बड़ी एक रकम आपके पास इकट्ठी हो जाती है, और जिसके आप बैंक भी उसका 4 गुना दे देता है, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसको लेके आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसान उत्पादक संघ, ये भी एक संघ बन जाता है। करीब 100 या अधिक लघु मझोले फार्मर्स जिसमें होते हैं, किसान होते हैं, वो लोग आपस में मिलकर एक व्यवसाय कर सकते हैं, और वो एक उत्पादक संघ बना लेते हैं। उत्पादक संघ को स्थापित करने में सरकार सहयोग करती है, 25 लाख रुपए का ऋण भी देती है, और उसमें फायदा ये होता है कि आप 100 लोग जब आप मिल गए तो आपकी जो एक बार्गेनिंग पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। कोई भी आके आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको दोहन नहीं कर सकता, आपके पास आके आपको तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। आप लोग 100 लोग मिलकर अपना माल अगर किसी को बेचना चाहते हैं तो आप उसको बार्गेन कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि हम इससे कम में अपना माल नहीं देंगे, हम अंडा नहीं देंगे, मांस नहीं देंगे, तो जो खरीदार है उसको आपकी बात माननी होती है। और वहीं अगर 100 लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलग अलग हो, तो एक कहेगा कि मैं अपना मुर्गा 80 रुपए किलो बेच दूंगा, दूसरा कहेगा नहीं
में दे दूंगा, फिर तीसरा कहेगा 75 में दे दूंगा, तो वहां आपस में कंपटीशन होने की वजह से आप कुक्कुट पालकों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान उत्पादक संघ आप बना सकते हैं, और उत्पादक संघ बना के आप अपना बैंक में अपना खाता खोल के और जो सरकार जो आपको सुविधाएं दे रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन स्रोत भी उपलब्ध हैं। इसमें क्राउड फंडिंग का ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, www.fundsstringer.com क्राउड फंडिंग एंड milap.org फंड, www.i2ifunding.com की कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन फंड्स उपलब्ध कराती हैं, और ये कुछ ब्याज दर आपसे चार्ज करते हैं, और ये लोग, इन लोगों के पास पैसा होता है और ये लोग अपने कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पैसे को ब्याज पे लगाना चाहते हैं, हर तरीके के लोग हैं, और यहाँ से आपको ये ऑनलाइन स्रोत भी आप इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये जितने भी सरकारी बैंक हैं ये सब भी ऋण देते हैं, और जो नाबार्ड की परियोजनाएं हैं वो सभी ज्यादातर सरकारी बैंकों के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाती है। गैर सरकारी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, ये भी आपको ऋण दे सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक या जिला सहकारी बैंक, ये प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनको बोलते हैं, यहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। अगर लोन लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। ऋण प्रक्रिया, ऋण प्रक्रिया, आप ऋण लेने के लिए क्या करेंगे, आप कृषि ऋण आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर लीजिए। इन सभी जिस बैंक में से आपको ऋण लेना है, कृषि ऋण आवेदन प्रपत्र लेकर उसमें आपको अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण देना होता है। आपके पास क्या क्या आपके एसेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज हैं, उनका पूरा विवरण इसमें आपको देना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक तैयार करनी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी प्रोफेशनल से बनवानी चाहिए, ये बैंक का जो तकनीकी स्टाफ है उससे सहायता ले सकते हैं। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए एक चार्जेस है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम से कम 3000 रुपए की बनती है और अधिक से अधिक 25,200 रुपए की बनती है, और इसमें 600 रुपए प्रति लाख इसका ये रेट है, सरकारी चार्ज है इसका। और आप अगर 25,200 रुपए दे रहे हैं तो आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हमसे बनवा सकते हैं, वो हम आपको बनाकर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से बनाई जाती है, और यहाँ की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो बैंक द्वारा, बैंकिंग सिस्टम द्वारा मान्य होती हैं, और वो उसके ऊपर लोन दे देते हैं। सीए भी बनाते हैं, मगर सीए जो बनाते हैं उनको कुक्कुट उत्पादन के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ अपना सीए के जो अकाउंट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। वहां आपको तकनीकी स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद जब आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको सरकार या कंपनी का एक आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट इशू होता है, और उसके साथ एक इसमें आपको सरकार का, इस कंपनी का आशय पत्र आप इसके साथ लगाते हैं, और उसके साथ एक आवरण पत्र, और उसको लेके और आप बैंक में इसको अपना सारे कागजात सबमिट करते हैं, तो आपकी ऋण प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। सिबिल स्कोर, आप सभी जानते होंगे सिबिल स्कोर क्या होता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सिबिल स्कोर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हर नागरिक की, हर व्यक्ति की एक जो ऋण अदा करने की क्षमता है, ये उसका एक इंडिकेटर होता है, ये उसको इंगित करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, इसका मतलब आपकी ऋण को अदा करने की क्षमता कम है, तो उस स्थिति में आपको बैंक लोन नहीं देता है। कोशिश ये कीजिए कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे, और सिबिल स्कोर अच्छा करने का तरीका यही है कि आपका कोई भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। आपने जो भी चेक इशू किया या जो भी आपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं वो टाइमली उनका पेमेंट होना चाहिए। अगर कोई आपने लोन लिया हुआ है, उसका EMI जा रही है, तो कोई भी EMI उसकी बाउंस नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मिस नहीं होती है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा बन जाता है। और सिबिल स्कोर अगर आपका 700 750 से ऊपर है तब आपको ऋण मिलना आसान। अगर इससे कम है तो उसमें बहुत सारे फिर वो क्लॉज लगाते हैं
और बहुत सारी आपको सिक्योरिटी मांगते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत आती है। दूसरी चीज, कुक्कुट पालन व्यवसाय के लिए जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो धीरज भी रखिए। ये नहीं कि आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके बैंक में पहुंचे और बैंक मैनेजर के ऊपर चढ़ गए कि हम तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए, हमें लोन दो। तो लोन देना या ना देना ये पूरा बैंकिंग सिस्टम का डिसीजन होता है, आप उनके ऊपर उनको फोर्स नहीं कर सकते। आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम को कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो वाकई में अच्छा कार्य है और आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है उससे पैसा कमाना, और पैसा कमा के आप बैंक का जो ऋण है उसको अदा कर दें। तो जब तक आप बैंकिंग सिस्टम को ये कन्विंस नहीं कर पाते कि आप जो कुक्कुट पालन व्यवसाय कर रहे हैं वो एक अच्छा व्यवसाय है और उसमें आपकी ऋण को अदा करने की क्षमता है, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। इसमें हमारा जो अनुभव है वो ये भी कहता है कि विस्तारीकरण के लिए ऋण प्राप्त करना आसान है, नया काम करने के लिए अगर आप सीधे सीधे नया कुक्कुट पालन जब शुरू कर रहे हैं और आप जाके बैंक में खड़े हो जाते हैं कि आप हमें लोन दे दीजिए, तो नए कार्य के लिए बैंक आसानी से ऋण नहीं देता है। विस्तारीकरण के लिए ऋण प्राप्त करना ज्यादा आसान। आप स्टैब्लिश कर लीजिए यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है आपको, तो आप बैंक में उसके लिए आवेदन करें तो आपको विस्तार करने के लिए ऋण आसानी से मिल जाता है। कुक्कुट पालक कई बार ये भी देखा गया है कि उन्होंने जैसे अपनी कुक्कुट उत्पादन इकाई है वो ए क्षेत्र में खोली है और लोन लेने के लिए जेड क्षेत्र में चले गए, यानी कि जहां उनका अपना घर है, मान लीजिए जेड क्षेत्र में उनका घर है और ए क्षेत्र में उन्होंने अपना किसी गांव में अपना उत्पादन इकाई खोली है, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आपकी कुक्कुट उत्पादन इकाई है वहां पर भी जो सर्विस ब्रांच होगी, जिस किसी बैंक की या लीड बैंक की ब्रांच होगी, वही आपको लोन देगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी जगह पर अपने कुक्कुट उत्पादन इकाई को स्थापित किया है या करने जा रहे हैं और लोन किसी दूसरी जगह जहां आपका घर है, जहां आप रहते हैं, वहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो जहां आपका कुक्कुट पालन इकाई है, उत्पादन इकाई है, वहीं पर ही आप लोन लेने के लिए अप्लाई करें। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें उसमें कुछ चेकलिस्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप, LLP। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको लोन मिलना मुश्किल होता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी कि आप खुद, आपको जब आप पार्टनरशिप होती है आपकी या LLP होती है आपका या फिर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, तो आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं, आप इंडिविजुअल से ऊपर उठ जाते हैं। फिर आप इंडिविजुअल नहीं रहते, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने जाते हैं, LLP बनाते हैं या कोई कंपनी को लॉन्च करते हैं, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है, वहां बहुत सारे कागजात देने पड़ते हैं। आपका उद्योग आधार मिलता है आपको और आपका खुद का आधार कार्ड होता है, आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, कई सारी चीजें आपको वहां पर देनी पड़ती हैं। तो उसमें आप जो आपका इंडिविजुअल स्तर है उससे आप ऊपर उठ जाते हैं और आपका एक लीगल एंटिटी बन जाती है। लीगल एंटिटी को बैंक आसानी से एंटरटेन करते हैं। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट और लाभ हानि का लेखा जोखा पिछले 2-3 वर्ष का, यदि आपके पास कोई वर्तमान में कंपनी है, पहले से ही कोई कंपनी है, तो उसका आपको ब्यौरा देना होता है। कंपनी के निदेशक संस्थापकों का ब्यौरा, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, 2 लोगों की पार्टनरशिप है तो 2 लोगों की डिटेल्स जाएंगी। और अगर आपने कंपनी लॉन्च करी है उसमें 6-7 बोर्ड के निदेशक वगैरह हैं, बोर्ड है, उसमें संस्थापक हैं कई सारे हैं, तो उनका सबका ब्यौरा, उनका क्या क्या शेयर है कंपनी में और क्या रोल है, वो सारी चीजें आपको डिटेल्स बतानी होंगी। प्रोजेक्ट की कुल लागत क्या है ये बताना होगा और वो लागत कहाँ से आप मीट आउट कर रहे हैं। पूंजी के स्रोत क्या क्या है, कितनी पूंजी आपकी अपनी है, कितनी बैंक की है, कितनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे हैं उन की पूंजी कितनी लगी हुई है, ये सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको देनी होती है। साइट का ब्यौरा, उपलब्धता, बिजली पानी की व्यवस्था, इस सबका आपको ब्यौरा उसमें
देना पड़ता है। देन कच्चे माल की उपलब्धता, स्रोत व दाम। इसमें कच्चा माल जैसा मैंने आपको बताया, अगर कुक्कुट पालन आप करने जा रहे हैं तो फीड या फीड अपना बना रहे हैं तो फीड इंग्रेडिएंट्स, मक्का है, बाजरा है, राइस खानी है, दाना है, ब्रान है, वो सारी चीजें आपको उसकी उपलब्धता कहाँ है, कहाँ से आएगी, किस स्रोत, उसका स्रोत क्या है और किस मूल्य पर आप बाजार से उसको खरीदेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें बतानी होती है। उत्पादन क्षमता क्या है आपके कुक्कुट फार्म की जो आपने एस्टेब्लिश किया है, और उसमें कितनी शिफ्ट आप चला रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 1 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको सब डिटेल में देना होता है। उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के प्रकार व मात्राएं। अब जैसे पोल्ट्री में उत्पाद क्या होता है, अगर आप अंडे के लिए लेयर फार्मिंग खोले कर रहे हैं तो लेयर फार्म आपका उत्पाद होगा, और अगर आप ब्रॉयलर फार्म कर रहे हैं तो ब्रॉयलर आपका उत्पाद होगा। और अगर आप प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो आप जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो भी आपके उत्पादों के प्रकार में आ जाएगा, और उनकी मात्राएं भी आपको बतानी है कि कितनी मात्रा आप इसमें उत्पादन करेंगे। बाजार की सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये भी आपको उसमें लगानी होती है, सर्वेक्षण रिपोर्ट की बाजार में मांग क्या है, माल कच्चा माल कहाँ से मिलता है, उत्पाद आप कहाँ बेचेंगे, किस मूल्य पर बेचेंगे, कौन कौन आपके कंपटीशन है, किस किस से आपका कंपटीशन है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होती है। विपणन योजना, आप मार्केटिंग की क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे, और जो अंतिम उत्पाद है, आप अंडा और मीट बेच रहे हैं या कुछ और उत्पाद बना के बेच रहे हैं, तो उनका विक्रय नेटवर्क क्या है, कहाँ आप बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, ये सारी डिटेल्स इसमें आती है। तकनीकी व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता, उपलब्धता, वेतन संरचना, ये सब आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। देन प्रोजेक्ट आर्थिक गणनाओं हेतु आर्थिक तकनीकी आंकड़े, इनपुट कॉस्ट एंड उत्पादों का विक्रय मूल्य। तो ये प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट की जो आर्थिक गणनाएं होती हैं वो कुछ एजम्पशंस पर आधारित होती हैं। उन एजम्पशंस का आपको डिटेल्स देनी होंगी कि आपने इनपुट कॉस्ट क्या रखे हैं, आपने तकनीकी मानक क्या रखे हैं। जैसे फीड कन्वर्जन रेशियो है, फीड कन्वर्जन रेशियो आपको पहले से एक एज्यूम करना पड़ेगा, 1.6 एज्यूम कीजिए, 1.7 एज्यूम कीजिए, जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं उसको आप लिखिए और उसके लॉजिक बताइए कि आपने ये कहाँ से लिया, किस तरीके से लिया, क्यों लिया। तो ये सारी डिटेल्स आपको बतानी होती हैं, और इनपुट कॉस्ट और उत्पादों का विक्रय मूल्य भी आपको। हेलो, कैश फ्लो, हानि लाभ का विवरण, ये भी प्रोजेक्ट का डिटेल्स में इसमें आता है। ब्रेक इवन पॉइंट और आय विवरणी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो वो आपको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका कब आ जाएगा, और आय कितनी होगी आपको, उसका भी आपको 5-7 साल, जितना भी आपका पीरियड ऑफ लोन आप उसमें मांग रहे हैं, उतने पीरियड ऑफ लोन में आपको बताना होगा कि आपकी आय कितनी हो रही है, और उस आय से आप किस तरीके से बैंक का ऋण को रिपे कर रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं। कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता, वर्किंग कैपिटल की आपका रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी व्यवस्था आप कहाँ से कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है। आपको डिफरेंट लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ट्रेडमार्क, ब्रांड, और ये पंचायत का अनुमोदन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पंजीकरण, तकनीकी या व्यवसायिक करार आदि, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें अपने प्रोजेक्ट में बतानी होती है। साइट प्लान, साइट प्लान भी आप बताएंगे कि आपके पास टोटल लैंड कितनी है, उस लैंड में कितनी जगह पर आप फार्म खोल रहे हैं, और कहाँ पर आपका सिक्योरिटी हट होगी, कहाँ रोड पड़ेगी, कहाँ पर पार्किंग होगी, कहाँ पर आप क्या चीज बनाएंगे, ये पानी की टंकी कहाँ होगी, ये सारे साइट प्लान में आपको डिटेल्स देनी होती है। इसके अलावा टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी आपको बताना होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्निकली कितना फिजिबल है आपका प्रोजेक्ट, जो सारी चीजें उसमें उसके उत्पादन के कारक हैं वो वहां पर उपलब्ध है या नहीं है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस हैं और टेक्निकल नॉर्म्स हैं वो सारे मीट आउट होते हैं कि नहीं होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये सारा आपको उसमें बताना होगा। जो भी लोग इसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, या इसमें जो LLP है तो उसमें पार्टनर्स हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, उनका जैसे अब यहाँ पर आप जो एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं है, उसकी यहाँ पर बहुत वैल्यू है, तो उसको संभाल कर रखें, और ये जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो उसके साथ में आपको उसको
उसकी कॉपी उसके साथ अवश्य लगाएं। तो यहाँ आपको ये इंगित करता है कि आपने इसमें तकनीकी प्रशिक्षण एक केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जैसे एक संस्थान से प्राप्त किया है और उसका अपना ही महत्व है और वो आपको लोन लेने में मददगार साबित होगा। देन फाइनेंशियल वायबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करना होगा, प्रोजेक्ट का टोटल आउटले कितना है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, उसमें आपका कितना शेयर है, आपके लोन का कंपोनेंट कितना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या शेयर है, वो सारा आपको इसमें बताना होगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, आपका फ्यूल के ऊपर खर्चा, लेबर पे, ट्रांसपोर्ट पर, इन सब चीजों पर, और अदर ओवरहेड्स, मेंटेनेंस पे क्या खर्चा है, परमानेंट लेबर का क्या खर्चा है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें बतानी है। क्या आउटपुट है, कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है। आज के लिए जो कुक्कुट उत्पादन व्यवसाय है ये बिल्कुल फैक्ट्री की तरह हो गया है। तो आप पहले से बता सकते हैं कि अगर आप अंडा उत्पादन करने जा रहे हैं तो साल में आपको कितना अंडा मिलेगा, और अगर आप मांस उत्पादन करने जा रहे हैं तो मांस कितना मिलेगा। तो ये आउटपुट की और उसकी क्वांटिटी और सेल प्राइस ये आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट की निकल के आती है, तो वो आपको बतानी होगी। इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड एनुअल ग्रॉस सरप्लस, पूरे साल भर क्या खर्चे होंगे, क्या आय होगी, और ये कैश फ्लो, ये कुछ जो मैंने लिख रखे हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, नेट प्रेजेंट वर्थ और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये बैंक्स कैलकुलेट करते हैं और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो लोग कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं पर निर्भर करता है, इनकी जो वैल्यूज है उन पर निर्भर करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो तीन चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, नेट प्रेजेंट वर्थ एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये तीनों ही आपके प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल होने चाहिए, तभी आपको बैंक ऋण देगा। फिर रिपेमेंट शेड्यूल, आप जैसा कि जानते हैं कि बैंक्स आजकल उनके जो मैनेजर्स हैं, बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर हैं, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। उनका कोई भी लोन बैड लोन नहीं होना चाहिए, यानी कि एनपीए में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब है कि वो एसेट्स जो कोई भी बैंक को रिटर्न ना दे रहे हो, तो जो डूबते हुए एसेट्स हैं उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। तो वो एसेट्स नहीं बनने चाहिए, और अगर कोई भी ऐसा ऋण बैंक मैनेजर दे देता है तो वहां उसके लिए उसके करियर में ये एक ब्लॉट माना जाता है, तो उसके करियर का एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि उसने ऐसा लोन दे दिया कि जो पात्र नहीं थे उनको लोन दे दिया, तो उसमें वो बैंक मैनेजर को भी कुपात्र माना जाता है और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम और बैंक मैनेजर्स लोन देते हुए आजकल बहुत ज्यादा सतर्कता बरतते हैं, और वही कारण है कि आपको एक बार में लोन से नहीं मिलता है, आपको कई चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर जब बैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें कन्विंस हो जाते हैं कि आपका उद्देश्य सही है और आप वाकई में कुक्कुट उत्पादन व्यवसाय में उतरकर अपना आजीविका आप अर्न करना चाहते हैं और बैंक का लोन किसी भी तरीके से मारा नहीं जाएगा, तब वो आपको लोन दे देते हैं। उसके बाद वो बैंक लोन सैंक्शन कर देता है और उसका डिसबर्समेंट करता है। तो डिसबर्समेंट भी जो होता है उसमें ध्यान रखें कि बैंक पैसा सीधे आपके हाथ में नहीं देता। इफ द प्रोजेक्ट passes technical and financial security stages, डिसबर्समेंट जो लोन आपको मिलना है वो 2 से 4 स्टेजेस में किया जाता है, और इट इज लिंक्ड विद कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन प्लान। तो अगर आपने शेड बना रहे हैं और फार्म को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जो लोन है वो आपको और पैसा जो मिलेगा वो डायरेक्ट आपको ना मिलके, हो सकता है आपने अगर ईंट खरीद रहे हैं कहीं से या आप लोहा खरीद रहे हैं, तो जो लोहे का सप्लायर है उसका आपको कोटेशन देना पड़ता है, ईंट का, लोहे का, और जो भी चीज आप उसमें काम करा रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका आपको एक कोटेशन देना होता है। तो जो कोटेशन आप बैंक में सबमिट करेंगे उसी कोटेशन पर बैंक पैसा रिलीज करती है, और उसमें आपका मान लीजिए शेयर 25% है, और अगर 1 लाख रुपया देना है उन्होंने, मान लीजिए ईंट वाले को 1 लाख रुपया देना है और 25% में आपका शेयर है, तो वो आपके खाते से 25,000 रुपये निकालेगी और बैंक का लोन 75,000 रुपये करके पूरा करके 1 लाख रुपया आपको वो लोन दे दे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपके बैंक में अपने अकाउंट में भी 25% राशि होनी चाहिए। अकाउंट में हो आपके पास राशि, या जो आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आपने कोई शेड बना दिया है पहले से तो वो भी मार्जिन मनी की तरफ काउंट हो जाता है, और उसके लिए फिर बैंक में अलग से राशि शो करना आवश्यक नहीं है। ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं बैंक में। आपकी जो सड़क की जो
चौड़ाई है वो 15 से 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए जब भी आप इस तरीके का एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 फीट के कम की सड़क पर ट्रक नहीं आ सकता। और जब आप पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं तो ट्रक तो जाहिर सी बात है कि ट्रक तो आएगा ही आएगा, फीड लेकर आएगा, चिक्स लेकर आएगा और तैयार माल को लेकर जाएगा। तो आवाजाही के लिए जो रोड की चौड़ाई है वो कम से कम 15 से 20 फीट होनी चाहिए। फिर गोदाम होने चाहिए, सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी, जिसमें कि आप इंग्रेडिएंट्स को 45 दिन तक रख सकें और फिनिश प्रोडक्ट को 1 हफ्ते तक रख सकें। तो ये भी उसमें होना आवश्यक है। देन फैक्ट्री बिल्डिंग, फ्लोर एरिया शुड बी सफिशिएंट फॉर ऑटोमेटिक प्लांट्स एंड हायर एरिया बेबी रिक्वायरमेंट। तो जब उसका जो टोटल फ्लोर एरिया है आपका वो ठीक ठाक होना चाहिए, और ऑटोमेटिक अगर है सिस्टम तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। लेबोरेटरी एरिया 500 से 600 स्क्वायर फीट की लेबोरेटरी आप रख सकते हैं, वो शॉप कर सकते हैं। ऑफिस एरिया 120 से 500 स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए, और स्टोर रूम भी होना चाहिए 150 से 400 स्क्वायर फीट का। और इसमें बाकी जो टूल रूम है, केमिकल्स हैं और डीप फ्रीज है, ये सारी चीजें भी आप इसमें रख सकते हैं। जनरेटर रूम एक होना चाहिए 200 से 400 स्क्वायर फीट का, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ द जनरेटर। सिक्योरिटी पोस्ट 150 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, और वो ट्रक्स एंड व्हीकलर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिक्योरिटी पोस्ट भी होना चाहिए। स्टाफ क्वार्टर ये भी उसमें आप शो कर सकते हैं। मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, लेबर, अदर स्टाफ के लिए क्वार्टर्स भी आपके उसी प्रीमाइसेस में होने चाहिए जहां पर आपका पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं। वेइंग ब्रिज फॉर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटी, ये तोलने के लिए ट्रक आ रहा है, कच्चा माल लेकर आ रहा है, दाना लेकर आ रहा है, तो उसको तोलने के लिए आपके पास एक वेइंग ब्रिज होना चाहिए, जिससे भी कांटा जिसको बोलते हैं वो तोलने का कांटा वो रहेगा, तो आपको तोलना आसानी रहेगी। अब हम आते हैं पूंजी कितनी जरूरत है। तो ध्यान दें कि जब आप ब्रॉयलर पालन की तरफ जा रहे हैं, ब्रॉयलर पालन करना चाहते हैं, तो उसमें 200 रुपए से 250 रुपए प्रति पक्षी की लागत आती है। और इस जब हम कहते हैं 200-250 रुपए प्रति पक्षी की लागत आती है, तो इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल है, इसमें वर्किंग कैपिटल भी शामिल है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो आपका शेड बनाने में जो खर्चा होगा वो पर स्क्वायर फीट वो सारा जोड़ा हुआ है, प्रति पक्षी जोड़ा हुआ है। और वर्किंग कैपिटल में हम जोड़ लेते हैं आपका वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपका वो सारा खर्चा जो प्रथम उत्पाद आने से पहले तक आपको करना पड़ता है। जैसे अगर आपका पहला बैच आ रहा है, उससे पहले आपको चिक्स खरीदने के लिए पैसा डालना है, आपको फीड खरीदने के लिए पैसा डालना है, उनके लिए वैक्सीनेशन और दवाएं खरीदने के लिए पैसा डालना है, आपको 6 हफ्ते तक या 5 हफ्ते तक की लेबर की पेमेंट करनी है। तो ये सारे खर्चे इसमें इंक्लूडेड है 200 से 250 रुपए प्रति पक्षी में। इसमें लाभ 10 से 12% का अमूमन आता है। अगर कंडीशन नॉर्मल रहे तो मूल्य में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। संगर्भता यानी गेस्टेशन पीरियड 5 से 6 हफ्ते का होता है। तो 35 से 42 दिन के बीच आपका ब्रॉयलर तैयार होकर बेच दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लेयर की बात करें, अंडे देने वाले मुर्गियों की बात करें, तो वहां पर खर्चा ज्यादा है, 700 से 750 रुपए प्रति पक्षी, जो कि बर्ड्स को केजेस में रखना होता है। और अब तो कम्फर्ट केजेस का जमाना आ गया, जिसमें कि हम जो फ्लोर स्पेस है वो 540 550 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास देते हैं प्रति पक्षी। तो वो वहां पर खर्चा 700 से 750 रुपए प्रति पक्षी का आता है। लाभ यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, 15 से 18% का। उसका कारण सीधा सीधा यही है कि ब्रॉयलर के केस में आप अगर पक्षियों को रोक लेते हैं, एक दिन भी रोक लेते हैं, तो वो आपका 3 दिन में पूरा प्रॉफिट खत्म कर देते हैं। अगर ब्रॉयलर पर 10 रुपए बच रहे हैं और 30 रुपए किलो का फीड है, तो 3 रुपए रोज का दाना खा जाते हैं। इसका मतलब 3 दिन के अंदर आपका सारा प्रॉफिट ब्रॉयलर खत्म कर देते हैं। लेयर में लाभ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अंडों को आप स्टोर कर सकते हैं 8 दिन 10 दिन। अगर आप कोल्ड रूम है तो और थोड़ा समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो अंडों को हमारा स्टोरेज करने का तरीका है, उसको हम ज्यादा समय तक रोक सकते हैं, मगर ब्रॉयलर के केस में ऐसा नहीं। तो ब्रॉयलर में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेयर में अंडों के दामों में उतार चढ़ाव उतना नहीं होता जितना कि आपको ब्रॉयलर में देखने को मिलता है। इसमें संगर्भता यानी गेस्टेशन पीरियड 18 से 20 सप्ताह की है। जैसे मैंने बताया कि आपको 18 से 20 सप्ताह की चीजों को पालने के बाद अंडे मिलने शुरू होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप निकाल सकते हैं कि आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी।
अब हम आते हैं कि पूंजी की व्यवस्था करें कहां से। तो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं। इसमें पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्कीम है। ये पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्कीम ये एज में आती है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये एज का नाम है पूरा। तो इसके तहत पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्कीम में आपको लोन मिल सकता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य है कुक्कुट पालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं रोजगार हेतु क्षमता निर्माण करना, तकनीकी उन्नयन द्वारा कुक्कुट प्रसंस्करण इकाइयों की उत्पादन व उत्पादकता में सुधार व नवचरित तकनीकी के अभिग्रहण को बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य है। इसमें आपको जो भी लोन मिलता है उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 25% इंटरेस्ट सब्सिडी है, बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी है, यानी कि जो भी आपने लोन लिया है उसकी पहले EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट वो तय हो जाती है। और अगर आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट लगातार देते जा रहे हैं तो आपको आखिर की जो बची हुई 25% की सब्सिडी के इक्विवेलेंट जो आपकी EMIs हैं वो आपको वेव ऑफ कर दी जाती है, माफ कर दी जाती है। मगर इसमें यही है कि आपकी कोई भी किस्त टूटनी नहीं चाहिए, आप लगातार किस्त को वापस करते रहें तो आपको 25% सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। और यही सब्सिडी SC और ST के केस में और नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन जो हमारे पूर्वांचल के राज्य हैं, 7 राज्य हैं, वहां का जो नागरिक हैं उनके लिए 33.3% का उसमें सब्सिडी कंपोनेंट है। तो इस स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड में आपको क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसमें आप हाइब्रिड ब्रॉयलर 20,000 पक्षी तक पाल सकते हैं, उसमें 56,000 रुपए प्रति 1000 पक्षी के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी दे। देन हाइब्रिड लेयर 20,000 पक्षी तक पाल सकते हैं, 2 लाख से 2 लाख रुपए प्रति 2,000 पक्षी इसमें अधिकतम सब्सिडी दे। ब्रीडिंग फार्म आप टर्की, बतख, जापानी बटेर आदि का ब्रीडिंग फार्म खोल सकते हैं, 7.5 लाख रुपए इकाई के आकार के अनुसार ये इसमें अधिकतम सब्सिडी दे है। केंद्रीय ग्रोवर इकाई 16,000 लेयर चूजों के लिए प्रति बैच, अधिकतम 3 बैच, ये 10 लाख रुपए प्रति 2,000 लेयर ये आपके पास उपलब्ध है। लो इनपुट कुक्कुट पालन तकनीक, लो इनपुट कुक्कुट पालन तकनीक में 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी है। परिवहन वाहन खुले के 2 लाख रुपए की है। शीतक परिवहन वाहन जो कि रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें 4.25 लाख रुपए है। फुटकर दुकान ड्रेसिंग इकाई उसके लिए 2.5 लाख रुपया है। फुटकर दुकान विपणन इकाई मार्केटिंग इकाई के लिए 4.25 लाख रुपया है। चलित विपणन इकाई 2.5 लाख रुपया है। चलित विपणन इकाई मतलब जो आपकी कार्ट होते हैं, मूविंग कार्ट, मार्केटिंग कार्ट, उसमें 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है। देन कुक्कुट उत्पादों हेतु शीतल गृह में 5 लाख रुपए का प्रावधान है। अंडा मुर्गा का ठेला ये 3,750 रुपए का प्रावधान है। और मीट मिक्सिंग इकाई 1 टन प्रति घंटा के हिसाब से फीड मिक्सिंग इकाई का उसमें 4 लाख रुपए का अधिकतम सब्सिडी मान्य है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं मुद्रा योजना भी चल रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण की सुविधा है। इसमें कोई भी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। शिशु 50,000 रुपए के लिए का इसमें ऋण की सुविधा है। शिशु में जो बिल्कुल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद किशोर अवस्था उससे बड़ी अवस्था है जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मुद्रा योजना है। इसमें इसकी खूबी है कि इसमें आपको कोई भी अपनी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें नहीं चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। इसमें कुक्कुट विकास योजना है। 30,000 लेयर हेतु प्रति इकाई लागत 180 लाख, 180 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगा के आप लोग 30,000 लेयर की इकाई खोल सकते हैं। इसमें टर्म लोन प्लस कैश क्रेडिट लिमिट 70% है और यानी कि 126 लाख रुपए और मार्जिन मनी 30%, यानी कि 54 लाख रुपया आपको अपना होना चाहिए। ये जो 54 लाख रुपया है इसमें आप शो कर सकते हैं
आपका पहले से अगर कोई शेड बना हुआ है, पहले से कोई स्टोर बना हुआ है, तो उसकी जो लागत है बनने में जो आपकी लागत लगी है वो यहाँ पर आप उसको शो कर सकते हैं। अब चूंकि ये 30,000 लेयर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था, 180 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसका उसको डाउनसाइज किया और एक और स्कीम लॉन्च की 10,000 लेयर की। उसमें 70 लाख रुपए तक का ऋण का टोटल प्रोजेक्ट का प्रावधान है, जिसमें 49 लाख रुपया आपको ऋण मिल सकता है और मार्जिन मनी 30% का, यानी कि 21 लाख रुपए का इसमें मार्जिन मनी है। और सेम चीज यहाँ भी आपके पास जो भी शेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनको आप इसमें उनकी वैल्यू उसमें शो करके मार्जिन मनी की तरफ उसको शो कर सकते हैं। ब्रॉयलर पेरेंट योजना 10,000 ब्रॉयलर पेरेंट की क्षमता की इकाई, इस क्षमता की इकाई अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें 206.5 2,06,50,000 रुपए का इसमें प्रोजेक्ट अनुमन्य है। बैंक लोन 145 लाख का होता है और 61.5 लाख रुपए की आपको मार्जिन मनी इसमें शो करता है। इसके अलावा बहुत सारी लघु योजनाएं भी हैं। कुक्कुट विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लघु योजनाएं हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम 3,000 रुपए प्रति इकाई इसमें प्रावधान है। 50 चूजे और 900 रुपए कुक्कुट आहार हेतु दिया जाते हैं। मुफ्त प्रशिक्षण, दवा और चप्पल आदि का प्रावधान इसमें किया गया है। मगर ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की योजना है और जो लोग दूर दराज के गाँव में रह रहे हैं और यहाँ पर मार्केट एक्सेस की नहीं है, वहां पर उनको स्वावलंबन हेतु और उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर जी बड़ा फास्ट हो जाओ, डॉक्टर यादव वेट कर रहे हैं। टाइम हो गया क्या? हाँ 12 बज गए। चलो बस खत्म कर रहा हूँ। ये रूरल बैकयार्ड योजना है, ये बीपीएल वर्ग के लिए है। ये भी बहुत छोटे लेवल की है, तो इसकी मैं डिटेल्स ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये एक आजकल एक नया एक सिस्टम चला है जिसमें आपको कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, करार करती है, उसमें वो एक दिन के चूजे देती है, फीड, दवाएं, तकनीकी जानकारी, परिवहन और ग्रोइंग चार्जेस ये पहले से तय किए जाते हैं और बाकी सारी चीजें कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। और कुक्कुट पालक पोल्ट्री शेड देता है, बिजली देता है, लिटर मटेरियल देता है और उनमें शीतलन प्रणाली की व्यवस्था करता है, फव्वारे आदि का, और लेबर सारी उसकी होती है। तो इस सब के लिए वो आपको ग्रोइंग चार्जेस देते हैं। ये बड़े बड़े कुछ नाम है, नेहा, वेंकीज, ग्रुप, शालीमार, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वो हैं, इंटीग्रेटर हैं। इंस्टाग्राम कब ऑफ करना? ये कुछ यहाँ पर आपको मैं सक्सेस स्टोरी दिखा रहा हूँ। ये एमपीएम जापानीज क्वेल फार्म गिरोड तमिलनाडु में है। 1 लाख रुपए से उन्होंने शुरू किया था 2007 में। पीएमआरवाई का व्यवसाय, पीएमआरवाई ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और अभी इनका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है। और जो ये उत्पाद है जो बेच रहे हैं, तो ये सब आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ब्राउन एग शेल, पंचकव्य एग, डक एग, कड़कनाथ एग, बटेर के अंडे बेच रहे हैं, कंट्री एग, यानी कि कंट्री चिकन। माइक बंद करवाओ, माइक बंद करवाओ, आदमी यानी। ये हमारे यहाँ जो कुछ कुक्कुट उत्पाद हैं जिनको यहाँ पर लोगों ने खरीदा है और उनका लाइसेंस लिया है, उसको ये लोग बेच रहे हैं। और यहाँ का जो एबीआई सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, वो इसमें पूरी मदद देता है। और हमारे यहाँ पूरी एक लैब है, मशीनें लगी हुई हैं। उन मशीनों का उपयोग करके आप ये सभी कुक्कुट उत्पाद प्रोसेस कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में एबीआई सेंटर आपको हेल्प करता है और आपका कुक्कुट उत्पाद मार्केट में स्थापित करने में मदद करता है। ये ओपस एग्रो, यहीं पर एक पोल्ट्री फार्म है जिन्होंने 30,000 मुर्गियों का एक फुल्ली ऑटोमेटिक एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड लेयर फार्म खोला है। और ये भी इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं अंडों की। और इन्होंने कोरोना काल में भी काफी अच्छा बिजनेस किया है, इन्होंने मात नहीं खाई, क्योंकि इन्होंने ये डिवाइस कर लिया था अपना एक मोबाइल ऐप। ये एक इन्होंने ये बनाया है उत्कर्ष इंक्यूबेटर, ये एक इंक्यूबेटर है और ये इन्होंने जो फ्रिज होता है, फ्रिज को कन्वर्ट किया है इंक्यूबेटर में और 300 वाट का कुल है ये। और इसकी हैचेबिलिटी इसमें अच्छी, इसको ये हैचर कम इंक्यूबेटर इसको यूज कर रहे हैं। और ये भी एक अच्छा यहाँ संस्थान ने भी बनाया है। ये एक और फार्मर है जिन्होंने 2000 बर्ड्स का फार्म शुरू किया था 2014 में और आज इनके पास करीब
75,000 ब्रॉयलर्स हैं और 1 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर हो चुका है। ये भी बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर हैं और फीड भी सप्लाई करते हैं, चिक्स भी सप्लाई करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करने में मदद करते हैं। ये हमारी कुछ अखबारों में निकलता रहता है। ये सक्सेस स्टोरीज जो हमारी टेक्नोलॉजीज लोग खरीदते हैं और उनके अपना व्यवसाय ये अपना स्थापित कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, एक्सक्यूज सर, वन क्वेश्चन। हाँ जी। अगर सर हम अपनी पोल्ट्री प्रोडक्ट को अब्रॉड में एक्सपोर्ट करना चाहें तो कहाँ से हम लाइसेंस ले सकते हैं? आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आप पहले तो ये देखना है आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है, जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है 40 कंटेनर अंडा रोज मिडिल ईस्ट जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में जा रहा है। तो उसमें आपको एपेडा को संपर्क करना होगा, वहां से आपको किसका सर? एपेडा स्पेलिंग करनी है, स्पेलिंग APEDA। यस सर। एक अथॉरिटी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अथॉरिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे मानक जो है उसका आपको अनुपालन करना होगा। जिस कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के मानकों का आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सपोर्ट के मानक क्या है। और इसमें एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल होती है। जो भी कोई असाइनमेंट आप यहाँ से भेजना चाह रहे हैं उसका पहले इंस्पेक्शन होता है। वो इंस्पेक्शन में जब आप क्लियर हो जाएगा आपका लॉट, तभी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पहले आपका एक्सपोर्ट नहीं होता। सर इसकी ऑफिस कहाँ होगी? एपेडा की है दिल्ली में? दिल्ली। सर ब्रॉयलर के मीट के साथ कुछ पैकेज प्रोडक्ट सुना सकते हैं? हाँ जी, ब्रॉयलर के मीट के साथ कुछ पैकेज प्रोडक्ट सुना सकते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास उपलब्ध हैं। ब्रॉयलर से बना सकते हैं। इवन जो लेयर की डिस्कार्ड बर्ड्स होती हैं, जो लेयर आपको खुड़क हो जाती है मुर्गियां, वो मुर्गियां बहुत ही थ्रोअवे प्राइस पे जाती हैं, बहुत सस्ती मिलती है बाजार में। उन मुर्गियों को भी इस्तेमाल करके आप उनका मीट इस्तेमाल करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। डॉक्टर AS यादव का भी लेक्चर है, वही आपको बता सकते हैं क्या क्या उत्पाद है उनके पास। और आप हमारे पास आ जाइए, एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आप आइए, आपको सारे उत्पादों के विषय में बताया जाएगा। यहाँ पर हम आपको अपनी लेबोरेटरी भी दिखाएंगे और